बच्चों हमारा काइनेमेटिक्स का चैप्टर चल रहा था। काइनेमेटिक्स के चैप्टर में हमने स्ट्रेट लाइन का काम कंप्लीट कर लिया था। रिवर क्रॉसिंग तक हमारा पूरा हो गया था। स्ट्रेट लाइन 100% हमने कंप्लीट कर लिया था। तो स्ट्रेट लाइन मोशन हो चुकी थी। स्ट्रेट लाइन मोशन को ही वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं। तो देखिए मैं थोड़ा सा आपको दो तीन चीजें एकदम कंफर्म कर दूं, है ना। ध्यान दो, स्ट्रेट लाइन और वन डायमेंशनल मोशन, स्ट्रेट लाइन और वन डायमेंशनल, ये दोनों एक ही मतलब है। स्ट्रेट लाइन और वन डायमेंशनल मोशन, एक्चुअली वन डायमेंशनल मोशन को ही स्ट्रेट लाइन मोशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, बस एक ही लाइन होती है, एक ही लाइन होती है। तो स्ट्रेट लाइन और वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है। इसकी क्या खास बात है? इसकी खास बात यह है कि लाइन ऑफ मोशन रिमेन्स फिक्स। लाइन ऑफ मोशन रिमेन्स फिक्स, पार्टिकल सेम स्ट्रेट लाइन पर चलता है ना। नंबर 2, इसके अंदर एक खास बात होती है, ए वेक्टर में बी जीरो और नॉन जीरो, जीरो और नॉन जीरो, राइट। नंबर 2 मतलब 4, ए वेक्टर एंड वी वेक्टर मे बी पैरेलल, और ए वेक्टर एंड वी वेक्टर मे बी एंटी पैरेलल। ये चार बातें फिक्स हैं इसके अंदर, है ना। चलो इनके मैं नंबर डाल देता हूं, है ना। हाँ, इन चारों का मैं नंबर डाल देता हूं। देखिए सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, लाइन ऑफ मोशन रिमेन्स फिक्स। नंबर 2 बात, ए वेक्टर मे बी जीरो और नॉन जीरो। नंबर 3, ए वेक्टर एंड वी वेक्टर मे बी पैरेलल। नंबर 4, ए वेक्टर एंड वी वेक्टर मे बी एंटी पैरेलल। नंबर 5, एंगल बिटवीन वी वेक्टर एंड ए वेक्टर, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड वी वेक्टर एंड ए वेक्टर cannot be other than 0 डिग्री और 180 डिग्री। इसका मतलब यह है कि एंगल बिटवीन, ध्यान दो, एंगल बिटवीन वी वेक्टर एंड ए वेक्टर इज 0 डिग्री, तो ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाएगी, है ना। एंगल बिटवीन वी वेक्टर एंड ए वेक्टर इज एंटी पैरेलल 180 डिग्री, तो भी स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाएगी। लेकिन अगर कोई और एंगल हुआ तो फिर स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं होगी, राइट। तो ये ध्यान रखिए कि जैसे अगर मान लो ऐसे चल रहा है पार्टिकल, ऐसे चल रहा है, मान लो पार्टिकल, मान लीजिए ऐसे चल रहा है, पार्टिकल मान लीजिए ऐसे चल रहा है। अगर पार्टिकल ऐसे चल रहा है ना, तो ध्यान दीजिए स्ट्रेट लाइन मोशन की क्या क्या बातें हैं। अगर पार्टिकल ऐसे चल रहा है और एक्सीलरेशन नहीं है, तो ठीक है, चलता रहेगा स्ट्रेट लाइन में। ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, अगर एक्सीलरेशन नहीं है तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलता रहेगा। अगर एक्सीलरेशन 0 है तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलता रहेगा। एक्सीलरेशन 0 है तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलता रहेगा। तो लाइन ऑफ मोशन रिमेन्स फिक्स। एक बार जिस डायरेक्शन में, जिस लाइन में चल गया, लाइन ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन रिमेन्स फिक्स, ऐसे बोल सकते हो आप, है ना। हाँ, ये जो पहले वाली लाइन है ना, इसको आप ज्यादा अच्छा लिख सकते हो, क्या? लाइन ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन रिमेन्स फिक्स। ये लो मैं लास्ट में लिख देता हूं, है ना। 1st और 6 एक ही बात है। लाइन ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन, लाइन ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन, if fixed, then the motion is called
स्ट्रेट लाइन और वन डायमेंशनल मोशन, स्ट्रेट लाइन और वन डायमेंशनल मोशन। देखिए स्ट्रेट लाइन और वन डायमेंशनल मोशन। अब यहां एक बात मैं कहना चाह रहा था, नंबर टू बात। जैसे मान लो एक पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन 0 है तो कोई इश्यू नहीं है। अगर इसी डायरेक्शन में जा रहा है और इसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन लग गया तो क्या होगा? सेम डायरेक्शन में जा रहा है और सेम डायरेक्शन में एक्सीलरेशन लग गया तो भैया कोई बात नहीं, उस डायरेक्शन में स्पीड तेज हो जाएगी, पार्टिकल तेज चलने लग जाएगा, रहेगा उसी लाइन पर, अगर एक्सीलरेशन उस डायरेक्शन में है तो, राइट। अगर पार्टिकल उस डायरेक्शन में जा रहा है और एक्सीलरेशन उसके अपोजिट लग गई, इसका मतलब रिटार्डेशन हो गया, कोई बात नहीं, तो भी स्ट्रेट लाइन मोशन रहेगी, लेकिन होना चाहिए अब 180 डिग्री, यानी कि v इधर तो a इधर, तो आपका रिटार्डेशन हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे ना तो चीजें बड़ी क्लियर है। पहला वाला बात है लाइन ऑफ मोशन रिमेन्स फिक्स, दूसरा वाला लाइन है ए वेक्टर मे बी जीरो और नॉन जीरो, सही है, ए वेक्टर जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है, करेक्ट। नंबर 3 बात देखो, ए वेक्टर एंड वी वेक्टर मे बी पैरेलल, बिल्कुल सही बात है। ए वेक्टर एंड वी वेक्टर मे बी एंटी पैरेलल, मतलब उसके डायरेक्शन भी हो सकता है, उसके अपोजिट भी हो सकता है, अपोजिट हो गए तो वो हो गया, रिटार्डेशन हो गया, है ना। एंगल बिटवीन वी वेक्टर एंड ए वेक्टर कैन नॉट बी अदर देन 0 डिग्री एंड 180 डिग्री, ये बात है सही। अगर आपका एक्सीलरेशन वेक्टर जरा सा भी इधर या उधर हो गया तो पंगा हो गया। जैसे अगर एक्सीलरेशन वेक्टर इधर की तरफ से आ गया तो मुसीबत हो गई, अगर आपका एक्सीलरेशन वेक्टर थोड़ा सा इधर हो गया तो समस्या हो गई, फिर डायरेक्शन बदलेगा, फिर स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं होगी, तो एंगल बिटवीन वी वेक्टर एंड ए वेक्टर कैन नॉट बी ग्रेट अदर देन दिस, है ना। एंगल बिटवीन वी वेक्टर एंड ए वेक्टर इज 0 तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, करेक्ट। एंगल बिटवीन वी वेक्टर एंड ए वेक्टर इज 180 डिग्री तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। लाइन ऑफ मोशन है ये, लाइन ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन इफ फिक्स्ड देन द मोशन इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन और वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है। ये सब स्ट्रेट लाइन मोशन की बात थी। और अभी तक हमने जितना भी अभी तक पढ़ा है काइनेमेटिक्स में, सब वन डायमेंशनल मोशन था, स्ट्रेट लाइन मोशन था। यानी आज आपके जो काइनेमेटिक्स का चैप्टर है ना, उसमें एनसीईआरटी में पहला चैप्टर है वन डायमेंशनल मोशन, वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे टू डायमेंशनल मोशन, राइट। काइनेमेटिक्स में आपके एनसीईआरटी में जो है ना चैप्टर्स, देखिए आपके एनसीईआरटी में शायद पहला चैप्टर है फिजिकल लॉ, वो फिजिकल वर्ड, दूसरा चैप्टर है यूनिट डायमेंशन, तीसरा चैप्टर है स्ट्रेट लाइन और वन डायमेंशनल मोशन, और अब चौथा चैप्टर आएगा आपका कौन सा? टू डायमेंशनल मोशन। तो हम उस पर चलेंगे आज हम प्लेन मोशन इन अ प्लेन और टू डायमेंशनल मोशन। तो ध्यान दीजिए, नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है उस पर आप थोड़ा सा ध्यान देवें। हाँ, मोशन इन अ प्लेन और टू डायमेंशनल मोशन, मोशन इन अ प्लेन और टू डायमेंशनल मोशन। ये इसका मतलब है कि ये कर्वीलिनियर मोशन भी कहते हैं, इसी का नाम कर्वीलिनियर मोशन है। मोशन इन अ प्लेन और टू डायमेंशनल मोशन और कर्वीलिनियर मोशन, इसको आप बोलिए कर्वीलिनियर मोशन। ये लो जी, एक कर्व बनेगा, स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं होगी, कर्व बनेगा, है ना। हाँ, तो देखिए कैसे, जैसे मान लो अगर ये एक मैदान है, सपोज एक मैदान है, फुटबॉल का ग्राउंड है, राइट। फुटबॉल के ग्राउंड में फुटबॉल जाती है, तो देखो मान लो एक फुटबॉल जो है इस डायरेक्शन में जा रही है, तो एक फुटबॉल है जो इस डायरेक्शन में जा रही है, ये फुटबॉल है इस डायरेक्शन में जा रही है। अब अगर कोई व्यक्ति आकर के इस फुटबॉल पर इधर की तरफ ठोकर मारे, सोचो ये ठोकर लगाई, तो इसका मतलब इधर फोर्स लगाया, तो अगर इधर फोर्स लगाया है तो बड़ा एक्सेलरेशन आएगा, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा? एक्सेलरेशन आएगा F/m। अगर एक गार्डन में, एक मैदान में, ग्राउंड में फुटबॉल ऐसे जा रही है मान लो,
मान लो यहाँ से एक लड़के ने फुटबॉल को ठोकर मारी तो फुटबॉल ऐसे जा रही है। अब यहाँ एक लड़का है, उसने फुटबॉल को ऐसे ठोकर मार दी, ऐसे ठोकर मार दी, तो अब क्या घटना घटित होगी? अब देखिए आपका एक्सीलरेशन इधर की तरफ आ गया क्योंकि फोर्स लगा, तो अब आपकी इस एक्सीलरेशन के दो कंपोनेंट आएंगे। अगर इस एंगल को मैं थीटा कह दूं, अगर इसको थीटा कह दूं, है ना, देखो आप स्टेप बाय स्टेप बात सुनना। यहाँ से एक लड़के ने फुटबॉल फेंकी थी, वहां दूसरा लड़का खड़ा था, उसने मारी इधर ठोकर, उसने इधर ठोकर मारी, तो अब इसकी एक्सीलरेशन आ गई। एक्सीलरेशन के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा ए कॉस थीटा और एक होगा ए साइन थीटा। मैं पता है क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा ए कॉस थीटा इज कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन अलोंग द मोशन और ए साइन थीटा इज कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर टू द मोशन, राइट? तो ए कॉस थीटा will be enhancing the speed देखना, स्टेटमेंट देखना, ए साइन थीटा will change the direction of motion। वो डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करेगा, यानी दो टुकड़े हो गए आपके। ए कॉस थीटा उसी डायरेक्शन में स्पीड बढ़ाएगा और ए साइन थीटा डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करेगा, उसको बदल देगा डायरेक्शन को। तो कभी भी अगर ऐसा होता है कि वी वेक्टर और ए वेक्टर में कोई एंगल है ना, इफ थीटा इज एंगल between any v vector and a vector। जो बड़ा ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, जैसे अगर मान लो वेलोसिटी इधर है और आपका एक्सीलरेशन इधर है, तो आपका एंगल होगा ही कुछ ना कुछ, है ना। अगर मान लीजिए आपका वेलोसिटी जो है ना इधर है और एक्सीलरेशन इधर है, तो भी आपका एंगल होगा। अगर मान लीजिए आपका वेलोसिटी इधर है, ये वेलोसिटी है मान लो, और एक्सीलरेशन इधर है, तो भी आपका एंगल होगा। मतलब सेम लाइन पर नहीं होने चाहिए। जैसे मान लो ये आपका सपोज वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, सपोज वेलोसिटी है ना। अब अगर मान लो इस डायरेक्शन में आपका फोर्स लग गया, तो अभी आपका ये ए वेक्टर आ गया, आ गया। अब ये ए वेक्टर जो है ना, इसके अंदर क्या होगा वो देखना आपका काम है कि कैसे होगा, है ना। वो मैं अभी समझाऊंगा आपको अगले पेज में। तो इफ थीटा इज एंगल बिटवीन वी वेक्टर एंड ए वेक्टर, then we should make two components of a vector, one along v vector and other component perpendicular to v vector। ध्यान दीजिए, component of acceleration a vector, which is along v vector is called tangential component, and this tangential component of acceleration नोट करिए एक एक चीज। एक्सीलरेशन enhances the speed, if in direction of speed, है ना।
इफ अलोंग स्पीड, अभी मैं आपको समझाऊंगा कि यहाँ भी पंगा है थोड़ा सा, अगर उल्टा हो जाए तो फिर पंगा हो जाएगा, है ना। जैसे यहाँ देखो, अब ये क्या होगा, ये एक्सीलरेशन है ना बेटा, इस वाले फिगर में, उस वाले फिगर में तो सही है, एक्सीलरेशन जो है वो स्पीड बढ़ाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक जगह आके ठोकर ऐसे मारी, अब आपकी ये स्पीड को कम करेगा एक्सीलरेशन, है ना। अभी मैं बताता हूँ ये चीज को। कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन दिस व्हिच इज अलोंग v वेक्टर इज कॉल्ड टेंजेंशियल कंपोनेंट एंड दिस टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन एनहांसेस द स्पीड इफ अलोंग स्पीड, है ना। अब देखो आप आगे क्या है, the component of acceleration, next topic, next मतलब point, the component of acceleration a vector which is perpendicular to v vector cannot do any change in speed, but this component will be responsible to change the direction of motion, ये आपको एक एक चीज नोट डाउन कर लेनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। अब मैं देखिए, अब जो है ना, मैं आपको अब पढ़ने की बात नहीं है, अब ये केवल समझने की बात है। अब ये बातें केवल समझने की है कि कैसे कैसे क्या क्या घटनाक्रम हो सकता है। देखो, जैसे मान लो यहां पर फुटबॉल है, अब ये फुटबॉल मान लो इस डायरेक्शन में चल रही है, राइट। एक फुटबॉल मान लीजिए यहां से इस डायरेक्शन में चल रही है, राइट। एक बॉल मान लीजिए कि यहां से इस डायरेक्शन में चल रही है। बॉल का तो बेटा चलना है ना, किसी डायरेक्शन में चल सकती है, राइट। अब एक बॉल मान लीजिए यहां से इस डायरेक्शन में चल रही है, अलग अलग बॉल चल रही है ये, है ना। अब मान लो एक बॉल यहां से इस डायरेक्शन में चल रही है, थोड़ा सा अपन अलग अलग सिचुएशन में समझेंगे। कितनी बॉल्स हैं इस मैदान में, बहुत सारी बॉल्स हैं, तो अलग अलग डायरेक्शंस में चल रही है ना। हाँ, तो एक बॉल मान लो यहां से इस डायरेक्शन में चल रही है। अब देखना क्या क्या होने वाला है, ओके। हर बॉल की वेलोसिटी में, ये एरो के डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो ये v वेक्टर है बेटा, हर बॉल की v वेक्टर अलग अलग है। मतलब मैं लिख देता हूं, तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है। आप चीज को एक बार पकड़ गए ना, बस फिर जिंदगी भर के लिए पकड़ जाओगे। ये v वेक्टर, करेक्ट। अब देखो, अगर मान लो ये बॉल जा रही है और किसी ने इसको ठोकर मार दी, उधर ठोकर मार दी। अब यहाँ पे एक लड़का खड़ा था, बॉल जा रही थी, उसने मारी ठोकर, डिशूं, ये लो जी, ठोकर पड़ गई उधर। अब ये एक्सीलरेशन है, ठोकर को ही हम एक्सीलरेशन कह देते हैं, क्योंकि ठोकर फोर्स अपॉन मास एक्सीलरेशन है। तो उधर की तरफ एक्सीलरेशन लग गई, अगर ये एंगल थीटा है, तो अब देखो क्या होने वाला है। इस एक्सीलरेशन का आप कंपोनेंट करो इधर की तरफ, तो वो आएगा a cos थीटा, और वो आएगा उधर की तरफ a sin थीटा। बेटा ध्यान से बात को समझो, ये जो v, ये जो सॉरी a, यहाँ पे a है बेटा, ये v नहीं है, a sin थीटा, करेक्ट, a sin थीटा। अब जो है ना ये a cos थीटा जो है कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन a cos थीटा, इज अलोंग v वेक्टर। इसके कारण स्पीड चेंज होगी, स्पीड इंक्रीज होगी, इसे कहते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। इसको क्या कहते हैं, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। इसका नाम है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। अच्छा, ये क्या करेगी, स्पीड इंक्रीज करेगी, इसके कारण ही स्पीड इंक्रीज होगा, ओके। वो क्या करेगी, वो नॉर्मल एक्सीलरेशन है, दैट इज व्हाट, नॉर्मल एक्सीलरेशन, है ना। परपेंडिकुलर एक्सीलरेशन या नॉर्मल और परपेंडिकुलर एक ही वर्ड है, राइट। तो आप चाहे नॉर्मल लिखो या परपेंडिकुलर लिखो, इससे डायरेक्शन चेंज होगी, इससे क्या होगी, डायरेक्शन चेंज होगी। ये देखिए एक काम कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब मान लो ये आपकी बॉल इधर जा रही है, मैदान में बॉल जा रही है ना। अब एक बच्चे ने आ करके यहां से
सपोज इधर से आया और इधर ठोकर मार दिया, कहीं से आया मान लो, और इसने ऐसे ठोकर मार दी, ये आपका ए वेक्टर हो गया। मान लीजिए ये एंगल यहां पर अल्फा है, ऐसे मान लेते हैं, तो ये क्या होगा, ए कॉस अल्फा, ये होगा ए कॉस अल्फा, और ये क्या होगा, ए साइन अल्फा। आप समझ गए, ए कॉस अल्फा क्या है, सॉरी ए साइन अल्फा। अब आप ध्यान दीजिए, ए कॉस अल्फा इज द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द एक्सीलरेशन एंड दिस विल इंक्रीज द स्पीड, और ए साइन थीटा क्या है, ए साइन अल्फा क्या है, नॉर्मल कंपोनेंट। ये क्या करेगा, स्पीड को इंक्रीज नहीं करेगा, ये डायरेक्शन को चेंज करेगा, यानी पार्टिकल को मोड़ देगा कि चल तू इधर मत जा, इधर जा। हाँ, लेकिन स्पीड के अंदर इसका कोई रोल होने वाला नहीं है। अब ध्यान दो, यहां पर क्या होने वाला है, अगर एक बॉल ऐसे आ रही है ना, अब अगर एक बच्चे ने इस पर इस डायरेक्शन में ठोकर मार दी, ये लो जी, ए वेक्टर इधर कर दिया, अब समस्या हो गई। अब पता क्या होगा, समस्या तो क्या हो गई, कुछ भी नहीं हुई, हमारे लिए क्या समस्या है, हम लोग तो सब कुछ कर देंगे। देखो, अगर इस एंगल को मैं सपोज डेल्टा कह देता हूं, तो ये एक्सेलरेशन है बेटा, ठोकर ऐसे लगी। अब इस एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा, उधर वाला जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा ए कॉस डेल्टा, और ये वाला कंपोनेंट आएगा ए साइन डेल्टा। अब सुनिए क्या होने वाला है, ये ए कॉस डेल्टा जो कंपोनेंट है उसका जो है ना डायरेक्शन, वो वेलोसिटी के अपोजिट है, यानी ये रिटार्डेशन होगा, स्पीड को कम करेगा, स्पीड को क्या करेगा, गिराएगा, स्पीड को डिक्रीज करेगा, और ये वाला डायरेक्शन चेंज करेगा हमेशा। परपेंडिकुलर या नॉर्मल कंपोनेंट केवल डायरेक्शन चेंज कर सकता है, स्पीड चेंज नहीं कर सकता, कभी भी नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा, राइट। और जो ये है वो स्पीड को क्या करेगा, कम करेगा। अब देखो यहां पर अगर मान लो एक फुटबॉल ऐसे आ रही है और किसी ने आया और ऐसे ठोकर लगा दी, डिशुम। अब ये डिशुम तो हो गई साहब यहाँ पे, लेकिन भाई डिशुम के इफेक्ट आएंगे, ठोकर तो मार दी, ठोकर के असर भी तो आएंगे। तो ठोकर का जो असर आने वाला है वो ये है कि अगर मैं इस एंगल को बीटा कह दूं, अगर बीटा कह दूं, तो भैया ये ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर का कंपोनेंट इधर की तरफ क्या आएगा, इस ए वेक्टर का कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा ए कॉस बीटा। और पता है, अब आप देखो ये कंपोनेंट क्या करेगा, क्योंकि बॉल ऐसे जा रही थी, अब उधर लग गया फोर्स, तो वो स्पीड को डाउन करेगा, स्पीड को डिक्रीज करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड को डिक्रीज करेगा। लेकिन इस ए का कंपोनेंट जो ए साइन थीटा होगा, ये स्पीड को डिक्रीज नहीं कर सकता। क्या करेगा, स्पीड को स्पीड को तो इंक्रीज भी नहीं करेगा, डिक्रीज भी नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। नॉर्मल कंपोनेंट कैन नॉट चेंज द स्पीड, है ना। हाँ, ये यहां पर स्पीड डिक्रीज होगी, लेकिन ये ए साइन बीटा उसकी डायरेक्शन को चेंज करेगा, मोशन को, कि तू उधर मत जा, इधर चल। हाँ जी, यहां देखिए क्या हाल होने वाला है, अगर ये बॉल यहां आ रही है और किसी ने ऐसे ठोकर मार दी, तो देखो ये जैसे ए वेक्टर है, ए वेक्टर है, मैं इस एंगल को जो है ना ईटा कह देता हूं, क्या कहता हूं, ईटा, अलग अलग कुछ भी बोल दो जी, है ना। हाँ, अब देखो ये ए वेक्टर तो इधर लगाया है साहब, ठोकर इधर लगी है, तो कंपोनेंट इधर लो इसका ए कॉस ईटा, और उसका कंपोनेंट उधर लो, दैट विल बी ए साइन ईटा। अब बताइए ये कॉस, ये v की तरह था, इधर था, ए कॉस ईटा किधर है, इधर, सेम डायरेक्शन में, तो अब स्पीड एनहेंस होगी, स्पीड बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, स्पीड बढ़ेगी, और ये तो आपका डायरेक्शन चेंज करेगा, हमेशा ही डायरेक्शन चेंज करता है। अब जैसे एक फुटबॉल मान लो ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ठीक है, ऐसे आ रही थी, है ना, किसी बच्चे ने इसके ऊपर ठोकर लगानी है, ठोकर लगा दी ऐसे, ये लो जी ठोकर, ठोकर ऐसे लगाई साहब, ए वेक्टर इस डायरेक्शन में लगा दी ठोकर। अब है ना, अब अगर मान लीजिए ये वाला जो एंगल है, ये मान लो है सपोज क्या है, बताओ क्या है, ये एंगल मान लो गामा है, गामा, गामा, है ना। तो अब इस ए वेक्टर का कंपोनेंट इधर की तरफ क्या आएगा, ए कॉस गामा, ए कॉस गामा, और इधर की तरफ क्या आएगा, ए साइन गामा। आप समझ गए होंगे क्या होने वाला है, ए कॉस गामा इस स्पीड को डिक्रीज करेगा, क्योंकि अपोजिट टू द मोशन, एंड दिस ए साइन गामा विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। हमेशा ऐसा ही होगा। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है, इसका मतलब आपकी फिजिक्स में देखो कितने चैप्टर्स की बातें आपको समझ में आ गई है। मैं बताता हूँ, बहुत सारे चैप्टर्स आपको समझ में आ जाएंगे एक झटके के अंदर। आपको ये वाला तो आ ही गया चैप्टर समझ में, अगर ये चीज समझ में आ गई तो आपको फोर्स वाला चैप्टर भी अच्छे से समझ में आ जाएगा।
क्योंकि फोर्स वाले में यही सब कुछ है। इससे आगे वाला जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वाला है ना चैप्टर अगला, वो ऐसा ही है। इसके बाद इसके आगे वाला चैप्टर जो है ना वो रोटेशनल डायनामिक्स, उसमें भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। इसी के साथ ग्रेविटेशन में भी ऐसा बहुत कुछ है। 12th क्लास तो पूरा इसी कंसेप्ट पर भरा पड़ा है कि किधर फोर्स लगेगा किधर नहीं लगेगा। तो ये चीज आपको अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए, ठीक है। ये मोशन इन अ प्लेन वाली बातें हो रही हैं। तो देखिए स्टार्ट से देखो, मेरे को लगता है अच्छा दूसरे पेज से स्टार्ट किया था क्या? हाँ, ये आप बना लीजिए सारे डायग्राम, मतलब आपको अलग अलग डायग्राम जो है ना, ये एक तरीके से मैंने प्रैक्टिस के लिए बनाया है। आप जो है एक एक चीज जो है ना ये समझ लीजिए। स्ट्रेट लाइन मोशन, सबसे पहले तो वन डायमेंशनल स्ट्रेट लाइन मोशन जो हमने अब तक पढ़ा है, अभी तक हमने जो पढ़ा इतने दिनों में, वो क्या पढ़ा? स्ट्रेट लाइन और वन डायमेंशनल मोशन पढ़ा। तो स्ट्रेट लाइन और वन डायमेंशनल मोशन की बातें सुनो, एक एक लाइन सुनो ध्यान से। स्ट्रेट लाइन और वन डायमेंशनल मोशन की लाइन ऑफ मोशन रिमेन्स फिक्स, यानी कि लाइन ऑफ मोशन बदलती नहीं है, तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन है। ए में भी जीरो और नॉन जीरो, हाँ जीरो हो सकता है, नॉन जीरो भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए वेक्टर एंड वी वेक्टर में भी पैरेलल, यस पैरेलल हो सकते हैं। ए वेक्टर एंड वी वेक्टर में भी एंटी पैरेलल, अपोजिट हो सकते हैं, जैसे एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, ऐसा हो सकता है, राइट। एंगल बिटवीन वी वेक्टर एंड ए वेक्टर कैन नॉट बी अदर देन 0 डिग्री और 180 डिग्री। ये बात खास है, असली बात यही है कि 0 डिग्री एंगल है तो ठीक है, 180 डिग्री एंगल है तो भी ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन रहेगी, वन डायमेंशनल मोशन होगी। लेकिन अगर एंगल इसके अलावा कुछ हो गया तो भैया ना होगा, फिर ना होगा। ये देखो आप, लाइन ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन इफ फिक्स्ड, लाइन ऑफ मोशन, ये थोड़ा मैं इसको अलग कलर से लिख देता हूं, लाइन ऑफ मोशन, लाइन ऑफ मोशन है ना, और डायरेक्शन ऑफ मोशन इफ फिक्स्ड, देन द मोशन इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन और वन डायमेंशनल मोशन, है ना। अब देखिए ये सारी मोशन स्ट्रेट लाइन वन डायमेंशनल मोशन है, लेकिन ये वाली मोशन में अगर किसी ने थोड़ा सा भी इधर उधर ठोकर वोकर मार दिया ना तो आपकी मोशन बिगड़ जाएगी, फिर स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं रहेगी, है ना। तो स्ट्रेट लाइन मोशन को डिस्टर्ब करने का तरीका क्या है? इफ यू वांट टू डिस्टर्ब बाय स्ट्रेट लाइन मोशन, देन एक ठोकर मार दो इधर उधर, हो जाएगा काम तमाम। हाँ जी, स्ट्रेट लाइन मोशन खत्म। अब देखो आप, अब हमारा अगला वाला कंसेप्ट है टू डायमेंशनल मोशन और कर्वीलिनियर मोशन, मोशन इन अ प्लेन, है ना। एक मिनट अच्छा थोड़ा आगे से है ये पूरा, देखो क्या क्या लिखा था आपने, ये मैं यहां से स्टार्ट करूं। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन और टू डायमेंशनल मोशन और कर्वीलिनियर मोशन। समझ लो इसको, बहुत अच्छी तरह समझा रहा हूं। कर्वीलिनियर मोशन, अगर एक फुटबॉल जा रही है ऐसे और किसी ने धमाका लगा दिया, इधर ठोकर लगा दी, इधर ठोकर लगा दी, तो नेचुरलाइज के दो टुकड़े होंगे। ये वाला टुकड़ा उसकी स्पीड को बढ़ाएगा, ये वाला टुकड़ा डायरेक्शन को चेंज करेगा, ठीक है। तो अब देखिए कुल मिलाकर के क्या है, ए cos थीटा विल बी एनहेंसिंग द स्पीड, ए sin थीटा विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये वाले जो है इसको आप अच्छी तरह देखो, इधर है इधर है इधर है, कहीं भी हो सकता है जी। ठोकर मारनी है जी बॉल को, ग्राउंड में फुटबॉल जा रही है, हैं ग्राउंड में फुटबॉल जा रही है, ठोकर मारनी है स्टाइल से अलग डायरेक्शन में करके, बस हो गया काम। थीटा इज एंगल बिटवीन वी वेक्टर एंड ए वेक्टर, राइट। तो याद करने की जरूरत ही नहीं है जी, समझ लो आप, बस समझने से ही काम चल जाएगा। तो देखिए क्या क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, मैंने यहाँ क्या लिखा है, देन वी शुड मेक टू कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, है ना। हाँ यहाँ लिखा था मैंने, इफ थीटा इज एंगल बिटवीन वी वेक्टर एंड ए वेक्टर, देन वी शुड मेक टू कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर एंड वी वेक्टर, राइट। one component along v vector and another component perpendicular to v vector. Component of acceleration that is along the v vector is called tangential component, and this tangential component of acceleration enhances the speed if along the motion. अगर along the motion है तो स्पीड को एनहेंस करेगा, और अगर अपोजिट है तो स्पीड को डिक्रीज करेगा, राइट। चलिए अब देखो आप इसको, हाँ, the component of acceleration a vector which is perpendicular to v vector cannot do any change in speed, but this component will be responsible to change the direction of motion. ये बहुत ही खास बात थी। चलिए ये मैंने ऐसे डायग्राम बनाए हैं अलग अलग, जो आपको सारी पोल पट्टी खोल के रख देंगे, वन ये प्लेन मोशन इन अ प्लेन और कर्वीलिनियर मोशन, ठीक है।
तो चलिए ये वाली बात तो समझ में आपको आ ही गई। अब हम थोड़ा टेक्निकली चलते हैं, देखो बेटा एक बात सुनो। पोजीशन, जैसे मान लो कोई मोशन है वो एक्स डायरेक्शन में भी हो रही है, वाई डायरेक्शन में भी हो रही है और जेड डायरेक्शन में भी हो रही है, पता नहीं किस किस डायरेक्शन में हो रही है, एक्स वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में मोशन हो रही है। अब पार्टिकल कहाँ हो सकता है? पार्टिकल भैया कहीं भी हो सकता है इस दुनिया के अंदर, इस ब्रह्मांड में कहीं भी हो सकता है पार्टिकल। आपके केस में पार्टिकल कहीं भी हो सकता है। तो मैं एक काम कर रहा हूं, पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर बता रहा हूं आपको। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है जी? आर वेक्टर को हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। इस पोजीशन वेक्टर को हम कहते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये आपका पोजीशन वेक्टर है। अब अगर मान लो पार्टिकल ने एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर चला गया, तो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे चला गया, तो मान लीजिए r1 वेक्टर आपका पहली पोजीशन है, तो x1 i कैप हो गया प्लस y1 j कैप हो गया प्लस z1 k कैप हो गया, है ना, राइट। फिर बाद में दूसरी पोजीशन पे गया तो r2 वेक्टर आ जाएगा बेटा, तो x2 i कैप हो गया प्लस y2 j कैप हो गया प्लस z2 k कैप हो गया। अब आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका आने वाला है डेल्टा r वेक्टर। इसे हम कहते हैं r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। क्या आएगा ये आपका आएगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आया है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस वेक्टर इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा जेड के कैप। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आया, करेक्ट। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा जेड स्क्वायर। अब देखिए ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है आया है ना, ये अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, नहीं तो ये डिस्टेंस कभी नहीं हो सकता। इट कैन नॉट बी डिस्टेंस, है ना। तो फॉर कर्वीलिनियर मोशन इट कैन नॉट बी डिस्टेंस, इट कैन नॉट बी डिस्टेंस फॉर कर्वीलिनियर मोशन। कर्वीलिनियर यानी नॉन स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है, स्ट्रेट लाइन मोशन होगी ना तो ये बराबर हो सकता है डिस्टेंस के। स्ट्रेट लाइन मोशन लेकिन वो भी एक डायरेक्शन में, हाँ वो भी एक डायरेक्शन में। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन में डायरेक्शन चेंज हो गई, स्ट्रेट लाइन मोशन में जैसे कोई स्ट्रेट जा रहा था ऐसे, जैसे एक जा रहा ऐसे स्ट्रेट, फिर वापस लौट गया, तो फिर बिगड़ गया, फिर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट अलग होगा, डिस्टेंस अलग होगा, राइट, है ना। कोई ऐसे गया तो अभी तक तो देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है, स्ट्रेट गया तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर, लेकिन अगर लौट गया वापस फिर नहीं। इसका पता लगाना पड़ेगा आपको, यानी हमें कोई भी बात कहने से पहले ये सब चीजें पता लगा लेनी चाहिए, राइट। चलिए जी, ये आपका काम हो गया यहाँ पे। तो अब हम बात करेंगे इसके आगे कि ये पोजीशन वेक्टर है बेटा, है ना। अब हम वेलोसिटी वेक्टर की बात करेंगे। तो देखिए वेलोसिटी वेक्टर क्या होगी? वेलोसिटी वेक्टर होगा dr वेक्टर अपॉन dt वेक्टर। आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा बेटा, तो डिफरेंशिएट करोगे तो dr वेक्टर अपॉन dt वेक्टर, आप इसको करो तो dx अपॉन dt आएगा, इसे आप i कैप कहेंगे। dy अपॉन dt आएगा, इसे आप j कैप बोलेंगे। dz अपॉन dt आएगा, इसे आप k कैप बोलेंगे, है ना। तो आपके पास में ये आ जाएगा vx i कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप। ये आपके पास आ गया, करेक्ट। अब देखो आप v वेक्टर, इसका बेटा मैग्नीट्यूड लो, तो मैग्नीट्यूड आपके पास में आएगा vx स्क्वायर vy स्क्वायर एंड vz स्क्वायर, राइट। ये आप कर ही सकते हो हमेशा, है हाँ जी। ये देखिए
आपका जो एवरेज वेलोसिटी वेक्टर आता है वो तो हर हालत में क्या होगा बताओ, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर हर हालत में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपॉन टाइम होगा, यानी कि डेल्टा आर वेक्टर अपॉन टाइम होगा। वो तो आपको हर हालत में यही होने वाला है, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, दैट इज एवरेज वेलोसिटी, है ना। चलिए अगर एक्सीलरेशन निकालना हो तो क्या करेंगे, एक्सीलरेशन निकालना हो तो कुछ मत करो, डीवी वेक्टर अपॉन dt करो, सिंपल। ये सब बदलने वाले नहीं है, ये तो जिंदगी भर यही रूल रहेंगे। ये तो जो आपको पढ़ा दिया ना बस बदलेगा नहीं बार बार, एप्लीकेशन आपकी स्टाइल बदल जाएगी, सिचुएशन बदल जाएगी, हालात बदल जाएंगे, लेकिन रूल नहीं बदलेगा, रूल नहीं बदलेगा। जो एक बार रूल बता दिया वो जिंदगी भर वही रहेगा, ठीक है। ये अब आपका एक्सीलरेशन वेक्टर आया, तो एक्सीलरेशन वेक्टर क्या हो गया, ए एक्स वेक्टर आई कैप, ए एक्स आई कैप प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ये आपका नेट एक्सीलरेशन आ जाएगा। इसका मतलब क्या आ गया, क्या बोलते हैं उसको, मैग्नीट्यूड आ गया, राइट। चलिए अब हम, ये तो आपको जो है ना ये पता है क्या हुआ, मतलब अलग अलग डायरेक्शन की मोशन, इधर उधर कहीं ठोकर लग गई, कहीं किसी ने ठोकर मार दी, वो कर दिया, तो आपको ये चीज समझ में आ गई है। अब हम आगे बातें करेंगे सर्कुलर मोशन की। सर्कुलर मोशन की बात जो है ना मैं अगले लेक्चर में करूंगा, इस वाले लेक्चर में नहीं करना चाहता, लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ये लेक्चर पता है फंडामेंटल लेक्चर है, ये इसको आप समझ जाइए बहुत अच्छी तरह से। अगर आप ये लेक्चर समझ गए तो बाकी का तो आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। चलिए मैं सर्कुलर मोशन जो है ना बाद में करूंगा, उससे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा देता हूँ। हाँ मेरे को लग रहा है प्रोजेक्टाइल पहले पढ़ा देना चाहिए, सर्कुलर बाद में पढ़ाए, है ना। एक मिनट जरा, मैं आप देखिए डू योर सेल्फ, आपका फॉर्मूला चार्ट खोलिए सभी बच्चे, सभी बच्चे फॉर्मूला चार्ट खोलो। फॉर्मूला चार्ट में आप लोग है ना 19 तक के क्वेश्चन तो कर ही चुके ना, हाँ तो फिर आपके प्रैक्टिस काफी हो गई, बहुत सही है, एकदम फिट। सर्कुलर मोशन जो है ना अब आपका अगला टॉपिक है मोशन इन अ प्लेन के बाद, तो ये सर्कुलर मोशन वाला टॉपिक मैं चाहता हूँ प्रोजेक्टाइल पहले पढ़ा दूं, है ना। हाँ फिर सर्कुलर मोशन बाद में पढ़ाएं, पहले प्रोजेक्टाइल पढ़ा दें, है ना। हाँ तो अगले लेक्चर में आपको हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा देंगे, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद में सर्कुलर मोशन पढ़ा देंगे, ठीक है। हाँ बस आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया ये वाला। ये कौन सा, बस आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो रहे हैं, ये पता है कौन कौन से आपका जो है ना एनसीईआरटी में। देखिए पहला फिजिकल वर्ल्ड मैंने आपको वैसे कह दिया, और उसके बाद में जो है ना यूनिट डायमेंशन आपका हो गया, वेक्टर्स आपको मैंने पढ़ा दिया अलग से, और आपका 1 डायमेंशनल मोशन हो गया, 2 डायमेंशनल मोशन जी जो है प्रोजेक्टाइल और सर्कुलर मोशन, बस इतना ही है 2 डायमेंशनल मोशन में। तो आपका ये काइनेमेटिक्स का चैप्टर जो है मेरे को लग रहा है 15-20 जून तक, 15-20 जुलाई तक खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चालू करेंगे, ठीक है। चलिए।